नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जानकारी नंबर 1 में। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बॉन्डी बीच पर हुए उस हमले की, जिसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था और कट्टरपंथी सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, भारत के कई प्रमुख समाचार माध्यम भी इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे हमले में दो देशों का नाम बार बार सामने आ रहा है। पहला फिलीपींस और दूसरा भारत। दोस्तों, बॉन्डी बीच पर हुए इस हमले में यहूदी समुदाय के लगभग 15 से 16 लोगों को निशाना बनाया गया। जांच में ये सामने आया कि इस हमले को दो लोगों ने अंजाम दिया था, जो कि आपस में बाप बेटा थे। दोस्तों, पिता का नाम साजिद अकरम था, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है, जबकि बेटे का नाम नवीद अकरम है, जिसकी उम्र 24 साल है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि साजिद अकरम मूल रूप से भारत के हैदराबाद शहर से था, लेकिन उसने लगभग 27 वर्ष पहले भारत छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि वे आखिरी बार वर्ष 2022 में भारत आया था। वहीं उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में जन्मा था और उसके पास ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट भी था, यानी वह पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था। यहाँ ये बात बहुत साफ साफ समझनी जरूरी है कि इस हमले का भारत से कोई प्रत्यक्ष या ऑपरेशनल संबंध नहीं पाया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार भारत का इस आतंकी हमले से कोई सीधा लिंक नहीं है। इस पूरे मामले में सबसे रहस्यमय पहलू फिलीपींस से जुड़ा है। दोस्तों, जांच में ये सामने आया कि यह पिता पुत्र हमले से लगभग 1 महीने पहले फिलीपींस गए थे। माना जा रहा है कि वहीं उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी। दोस्तों, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया और गोलीबारी की, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि ये लोग दोनों पहले प्रशिक्षित थे और इनके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। फिलहाल इस मामले में पाकिस्तान के किसी प्रत्यक्ष लिंक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा और रेडिकलाइजेशन के संदर्भ में जांच एजेंसियां अभी तक किसी भी संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं कर रही है। इस हमले में पिता साजिद अकरम को मौके पर ही मार गिराया गया, लेकिन उसका बेटा नवीद अकरम जीवित है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। हाल ही में वह होश में आया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी, जिससे पूरे नेटवर्क और साजिश की असली परतें सामने आ सकती है। इस हमले के बाद जब परिवार की महिला सदस्य यानी नवीद की मां जब उनसे सवाल पूछे गए, तो उनका कहना था कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इस पूरे आतंकी षड्यंत्र को परिवार के भीतर भी पूरी गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया, जो स्लीपर सेल कार्य प्रणाली को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया का यह भी दावा है कि ये दोनों इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित थे। इस पूरे हमले के बीच एक ऐसा नाम है जिसने इंसानियत में लोगों का भरोसा फिर से जगा दिया, और वह नाम है अहमद अल अहमद, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जब ये हमला हो रहा था तो उस समय अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमलावरों में से एक को रोकने की कोशिश की, जिससे कई लोगों की जान बच सकी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने समवे अहमद की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि उनका साहस प्रेरणादायक है। अगर उस समय अहमद वहां मौजूद नहीं होते तो मरने वालों की संख्या कहीं अधिक हो सकती थी। इस घटना के बाद यहूदी समुदाय से अहमद की मदद के लिए करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की क्राउड फंडिंग की। अहमद के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों का कहना है कि उसका एक हाथ काटना भी पड़ सकता है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ना हो। इसके बावजूद ये घटना ये दिखाती है कि आतंक और नफरत के बीच इंसानियत जिंदा है। भारत के लिए इस हमले से सबसे बड़ा सबक यह है कि स्लीपर सेल किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होते हैं। ये लोग सामान्य नागरिकों की तरह जीवन जीते हुए चुपचाप कट्टरपंथी गतिविधियों की तैयारी करते रहते हैं। ऐसे में भारत जैसे देश को भी इस तरह के खतरों के प्रति बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ती यहूदी विरोधी नफरत के बाद इस तरह के हमलों का खतरा और बढ़ गया है। आज के समय में एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, वहाँ पर नफरत फैलाने वाली सामग्री तेजी से वायरल होती है। फिर स्पीच के नाम पर कई बार ऐसी पोस्ट्स को बढ़ावा मिल जाता है जो आगे चलकर वास्तविक हिंसा का रूप ले सकती है। दुर्भाग्य से भारतीय और यहूदी समुदाय दोनों के खिलाफ बीते कुछ वर्षों में ऑनलाइन नस्लवाद बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। इसी बीच कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि भारत इस हमले में एक्सपोज हो गया और कुछ फर्जी दस्तावेज फैलाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इन दावों का फैक्ट चेक कर साफ कर दिया है कि ये सभी दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। भारत का इस हमले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और भारतीय उच्च योग केवल सामान्य कूटनीतिक सहयोग कर रहा है। दोस्तों, बॉन्डी बीच हमला हमें यह समझाता है कि आधुनिक आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है। आज खतरा केवल सीमा पार से नहीं बल्कि स्लीपर सेल, ऑनलाइन कट्टरपंथ और गुप्त नेटवर्क के माध्यम से भी सामने आ रहा है। ऐसे में जागरूकता, सतर्कता और सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जानकारी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।